Hello learners, this is me Mubashir, and as you know, in our previous videos we have discussed psychology as the science of mind and soul, and today we will discuss psychology as the science of consciousness and behavior. So let's start. साइकोलॉजी को एज द साइंस ऑफ माइंड पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलने के बाद साइकोलॉजी को एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस कंसीडर किया गया। सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्शियसनेस क्या है। तो कॉन्शियसनेस जो भी अभी आप मुझे सुन रहे हैं और जो भी इस वक्त आपके प्रेजेंट दिमाग में है, प्रेजेंट अवेयर हैं आप अपने एनवायरनमेंट से या किसी से भी, मतलब जैसे कि इस वक्त आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं तो ये आपकी कॉन्शियसनेस है। जो भी एक्सपीरियंसेस हम करते हैं हमारे उस प्रेजेंट टाइम में, उनको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस में हमारे पास दो बड़े नाम आते हैं, जॉन डेवे और विलियम जेम्स का। जॉन डेवे जो थे वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने कॉन्शियसनेस को एक्सप्लेन किया था ऐसे कि मतलब कि पहले जो थी एज द साइंस ऑफ सोल और माइंड में हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा था साइकोलॉजी को इस बात पर कि हम जो है उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते आसानी से। तो जॉन डेवे ने इसको इस तरीके से एक्सप्लेन किया था कि जो हमारे कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम आसानी से एनालाइज भी कर सकते हैं, उनके बारे में हमें पता भी होता है। तो जॉन डेवे ने बोला था कि ये जो है हमारे जो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं उनको हम एनालाइज करके साइकोलॉजी को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। विलियम जेम्स ने भी इनको सपोर्ट करते हुए इस डेफिनेशन को आगे बढ़ाया ऐसे करके कि हमारे जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो अभी हमारी कॉन्शियसनेस है उसको स्टडी कर सकते हैं हम आसानी से। उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट किया और उन्होंने बोला कि हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो अभी कॉन्शियस माइंड में चल रहा है सब कुछ, मतलब कि वो थिंकिंग हो या कोई भी हमारा जो मेंटल प्रोसेस चल रहा है उसको हम आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको हम आसानी से एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम उसके बारे में आसानी से उस वक्त एनालाइज भी उसको कर सकते हैं। और इसको उन्होंने बताया था कि ये एक चेन के साथ चलते हैं, एक फ्लो के साथ चलते हैं। हमारे जो भी थॉट्स हैं वो एक फ्लो के साथ चलते हैं, जैसे आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा कि एक थ्रेड चल रही है, एक स्ट्रीम चल रही है। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था और बताया था कि साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस को उन्होंने ऐसे करके एक्सप्लेन किया था कि ये एक फ्लो के साथ चलते हैं। और इसको नाम दिया था, इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने नाम दिया था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का, जिसमें हमारे पास एक सीक्वेंस के साथ और एक फ्लो के साथ थॉट्स और हमारे जो भी हम बिहेवियर है वो चलता रहता है। साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस को भी दूसरी डेफिनेशंस की तरह क्रिटिसिज्म का बहुत शिकार होना पड़ा। उसके क्रिटिसिज्म इस पर क्या थे, वो ये थे कि इसको जो है कॉन्शियसनेस का जो कॉन्सेप्ट है उसको खुद समझना तो बहुत आसान है, लेकिन इसको हम दूसरों को आसानी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, दूसरों को आसानी से समझा नहीं सकते। इसके अलावा जो क्रिटिसिज्म था वो पिछले जो डेफिनेशंस थी वो जिन बेसिस पे क्रिटिसिज्म का शिकार हुई थी, कॉन्शियसनेस भी उन्हीं बेसिस पर क्रिटिसिज्म का शिकार हुई थी, जिससे कि ये सब्जेक्टिव नहीं है और ये अनसाइंटिफिक है। और इसके अलावा कि इसका जो मेजर पॉइंट था क्रिटिसिज्म का वो ये था कि जो मेंटली इल पीपल होते हैं या जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने मतलब कि कॉन्शियसनेस के एक तो कॉन्सेप्ट को वो समझ नहीं सकते और अपने जो कॉन्शियस थॉट्स हैं उनके या उनके जो बिहेवियर हैं उनको वो आसानी से एनालाइज नहीं कर सकते अपने मेंटल प्रोसेसेस को। ये मतलब कि हम आम जो हैं आदमी, एक मतलब कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो आसानी से ये कर सकता है कि वो आसानी से एनालाइज कर ले अपने ना कॉन्शियसनेस को, लेकिन जो छोटा बच्चा होगा और मेंटली इल पीपल होंगे वो इसको आसानी से नहीं कर पाएंगे एनालाइज। तो ये इसके क्रिटिसिज्म के दो मेन पॉइंट्स थे। इसके बाद जो हमारे पास तीसरा बड़ा पॉइंट आता है वो ये आता है, जो साइकोलॉजी है वो एक ब्रॉडर फील्ड है, उसके लिए मतलब ये बहुत छोटी सी डेफिनेशन थी और जो मतलब साइकोलॉजी का डिसिप्लिन है उसके लिए ये मतलब डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं थी, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत ब्रॉडर फील्ड है। तो इन क्रिटिसिज्म्स की वजह से साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस भी रिजेक्ट किया गया और इसकी जो फर्दर डेफिनेशन आई थी वो थी साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर समझने से पहले हम बिहेवियर को समझते हैं कि बिहेवियर क्या है। जो भी हम अपनी आम रूटीन में डेली लाइफ में करते हैं, हमारे रिएक्शंस या हमारे रिस्पॉन्सेज किसी भी स्टिमुलाई के लिए, तो हम उन रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस को बिहेवियर बोलते हैं। साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ बिहेवियर जब इंट्रोड्यूस करवाया गया तब इस डेफिनेशन को बहुत ज़्यादा
एक्सेप्टेंस और फेम मिलने लगी। जेबी वॉटसन ने क्लेम किया था साइकोलॉजी को एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। उन्होंने बिहेवियर को सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, जो हम समझ चुके हैं कि जो बिहेवियर है वो ऑर्गेनिज्म का एक्शन, रिएक्शन और उसके जो भी रिस्पॉन्सेज हैं स्टिमुलाई की तरफ, उन सबको हम बिहेवियर बोलते हैं। और बिहेवियर जो हमारा है वो हम आसानी से ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ये हमें बताया था जेबी वॉटसन ने। और इनका जो मेन पॉइंट था वो ये था जेबी वॉटसन का, कि जो भी चीज़ जो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते उसको हम साइकोलॉजी से बाहर निकाल देना चाहिए। डब्ल्यू मैकडोगेल ने भी इस डेफिनेशन को अडॉप्ट किया, और जो थॉर्नडाइक की भी इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन थी, ऐसे कि उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए थे। पहले तो उन्होंने इस डेफिनेशन को अडॉप्ट किया था, और इसके बाद इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे लर्निंग पर और बिहेवियर्स पर, उनको ऑब्जर्व करने के लिए। इस वजह से हम थॉर्नडाइक को एज ए बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट भी कंसिडर करते हैं। बाकी डेफिनेशंस की तरह इस डेफिनेशन को भी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। इसके क्रिटिसिज्म के जो मेन पॉइंट्स थे वो ये थे, जेबी वॉटसन ने मेंटल प्रोसेसेस की इम्पोर्टेंस को जो है वो रियलाइज़ नहीं किया था। और दूसरा जो इस पर क्रिटिसिज्म था सबसे ज़्यादा, वो ये था कि बिहेवियर जो है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है, मतलब कि एक मैकेनिकल रिस्पॉन्स है, उसमें कोई मेंटल प्रोसेसेस को इन्होंने काउंट नहीं किया था, तो इस वजह से इनको क्रिटिसाइज़ किया गया। आज हमने डिस्कस किया साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड बिहेवियर। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द करंट डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। थैंक यू।